अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर, योर मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 यानी चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के ऊपर। ये चैप्टर हमने लास्ट 9th क्लास में भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे पास मैट्रिसेस होते थे और मैंने पढ़ा था कि मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया था, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, डेली लाइफ में कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। मैं आज कुछ उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले बच्चे जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर था, जिसने अरेंज किया था नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, और आर्थर क्ले ने इसके साथ मदद की थी, यानी आर्थर क्ले ने इसके थ्योरी पेश किए थे। सो जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर एंड आर्थर क्ले ने एक तरह से मिलकर ये काम किया था मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस करवाने वाला। इसके बाद मजीद सुलिस आया, जिसने स्क्वायर ब्रैकेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया था मैट्रिसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जैसे ये ब्रैकेट है, दीज आर स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके बाद हमारी डेली लाइफ एप्लीकेशंस में देखा जाए तो ये कई जगह पे इस्तेमाल होती है, जैसे कि 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल गेमिंग के अंदर भी इस्तेमाल होती है। अगर डेली लाइफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में एक चीज़ की वेरिएशन से दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, वहाँ भी इसी पर इस्तेमाल किया जाता है। अब मेरे पास आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस रीड करनी है, जो कि पेज नंबर 40, 49, 50, 51 पे मौजूद हैं, जिसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सारी डेफिनेशंस मौजूद हैं, वो देखेंगे। सो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के डिफाइन बताता हूँ, क्योंकि वो आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी। सो बच्चे, सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स एक्चुअल में नंबर्स को अरेंज कर देना इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ब्रैकेट्स, या नंबर्स को किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में बंद कर देने को मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 1 2 3 0 2 4 को इन ब्रैकेट्स में बंद कर दूं तो ये बन जाएगा एक मैट्रिक्स। इसको हम कैपिटल लेटर से हमेशा डिनोट करते हैं, स्मॉल नहीं होता। मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स के अंदर हर लिखे जाने वाला एलिमेंट उसकी एंट्री कहलाता है। ये एंट्रीज होते हैं, यानी इसके रुकन होते हैं। अब इसके बाद अगर मेरे पास सिर्फ एक रो मौजूद है, जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, दैट इज अ रो। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट इज अ रो। सो ऐसा मैट्रिक्स इसमें सिर्फ एक ही रो हो, फॉर एग्जांपल जैसे मिल गया 1 2 3, सिर्फ एक रो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स। और अगर कॉलम एक हो तो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये आपके पेज नंबर 50 पे मौजूद है। सो आपने वहां से डेफिनेशन देखनी है। सो इसका मतलब अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, सो इसमें कितने रोज हैं? एक ये वाली रो बनी और दूसरी ये वाली रो बनी, तो 2 रोज है। कॉलम देखें कितने बन रहे हैं। सो मेरे पास देखें, एक ये कॉलम, दूसरा और ये तीसरा, 3 कॉलम्स हैं। सो इसका मतलब है ये मैट्रिक्स में कितने रोज हैं? 2 रोज 3 कॉलम्स। सो मैं अगर चाहूँ इसका ऑर्डर निकालना तो भी निकाल सकता। अब ये ऑर्डर क्या चीज है? ऑर्डर का दूसरा नाम साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का साइज क्या है, ऑर्डर क्या है। सो उसके डिफाइन है, इफ अ मैट्रिक्स ए, यानी ए कोई मैट्रिक्स है, हैज m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, देन द ऑर्डर या साइज ऑफ मैट्रिक्स ए इज m/n। सो यहाँ पे देखें, m को मैंने क्या कहा है? रोज, और n को मैंने क्या कहा है? कॉलम्स। यानी m मतलब रोज, n यानी कॉलम्स। सो उसका ऑर्डर बनेगा m/n। m देखें पहले है, इसका मतलब कि हमेशा रोज को पहले लिखा जाएगा, कॉलम्स को हमेशा बाद में लिखा जाएगा। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इस हिसाब से क्या बनेगा? 2 रोज 3 कॉलम्स, सो 2/3 रोज एंड कॉलम्स, ये इसका ऑर्डर बन जाएगा। और उसको डेफिनेशन क्लियर होगी। सो डेफिनेशन अगर आप किताब से बाकी सारे करते हैं तो हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं राइट द नेम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच मैट्रिक्स। हमें रोज एंड कॉलम्स बताने हैं, सिंपल। सो मैट्रिक्स है, मुझे बताएंगे किसमें रोज कितनी है, नोट करें। मेरे पास यहाँ से इधर मूव करें तो एक रो ये और दूसरी रो ये, तो 2 रोज हैं। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ रोज इन ए इज 2 एज इट इज। कॉलम देखें, एक ये कॉलम दूसरा ये कॉलम, तो कितने कॉलम बने? 2। सो ये मेरे पास आ चुका है इसका आंसर। और स्टूडेंट क्लियर होगा, आसान से सवाल है, सेम एज इट इज। आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब पार्ट तो देखें, सेकंड पार्ट में मेरे पास रोज आपने बतानी है, तो ये देखें इस मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि सिर्फ एक कॉलम है। तो रोज कितनी हुई? रोज आपने ऐसी देखे 1 2 3, तो कितनी रोज बनी? 3। सो लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इन बी इज 3। ऑप्शन क्लियर होगा। तो कॉलम कितने? तो देखें सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा था, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज ओनली 1, तो ये 1 हमारा आ जाएगा आंसर। सी पार्ट देखते हैं। सो मेरे पास c = 8 - 11 है। सो इसमें भी रोज देखेंगे क्यों नहीं? आप देखें यहाँ से सीधा सिर्फ एक ही रो चल रही है। सो मेरे पास रो इन सी है ओनली 1। कॉलम कितने हैं? 1 2 3। अब ये एक डिजिट नहीं है, इस तरह देखें, नोट करें, 1 2 3, ये 3 बन गई, ये 3 कॉलम हो गए हैं। सो मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम इज C3 आ जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम इन C इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, जो कि इसका
आंसर है। और स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर होगा। पार्ट नंबर 4 में देखें, डी एक मैट्रिक्स दिया है, नंबर ऑफ रोज देखें कितनी है। सो 1 2 एंड 3, 3 रोज आ रही हैं, तो मेरे पास रोज आ गई 3, कॉलम्स भी मेरे पास 1 2 एंड 3, 3 ही है, तो मेरे पास कॉलम आ गए 3, इसका आ गया आंसर। पार्ट नंबर 5 रोज देखेंगे कितनी है, तो यहाँ से मेरे पास सिर्फ 2 रोज और कॉलम्स 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स, तो रोज आ गई 2, कॉलम्स आ गए 3, इसका आंसर आ गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जो भी हमने सेम स्टार्ट में किया कि एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को अगर हम लिख देंगे एक साथ तो बन जाएगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं भी किया, हमने पहले रोज निकालने हैं, देन कॉलम्स निकालने हैं और उनको मल्टीप्लाई या बाई के फॉर्म में लिख देना है। सो मेरे पास देखिए इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 रोज हैं, 1 एंड 2, 2 रोज हैं। सो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ रोज m, मैंने नाम दे दिया m, क्योंकि रोज को हम नाम दे सकते हैं, m का लेट कर लें। सो मैंने नाम दिया है विच इज 2। कॉलम देखेंगे कितने हैं, सो कॉलम सिर्फ एक ही है, जिसका मतलब कॉलम n1 है। सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ये अभी हमने डिफाइन पढ़े कि ऑर्डर क्या होता है, m बाय n होता है। सो हमने m बाय n लिख दिया कि ऑर्डर होता है, m क्या है 2 है और n क्या है 1 है, तो 2 का 1 मेरा आ गया ऑर्डर। याद रखना हमेशा पहले रो देन कॉलम, आंसर आ चुका है। एज इट इज सबसे पहले हमने रोज एंड कॉलम लिखनी है, तो रोज कितनी है ओनली 1, कॉलम कितने हैं 2। सो मेरे पास ऑर्डर क्या होता है m बाय n। सो 1 रो 1 बाय मेरे पास कॉलम है 2, तो 2, तो 1 बाय 2 का मेरा ऑर्डर बनेगा। और स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। बाकी के क्वेश्चंस आप ट्राई करें कि जुबानी करें, बाकी मैंने यहाँ सोल्व कर दी है, मैं इनको डिस्क्राइब कर देता हूँ। सो मेरे पास इसमें भी देखें 2 रोज 2 ही कॉलम्स, तो नंबर ऑफ रोज इन सी m इज सी, नंबर ऑफ रोज इन सी इज इक्वल m, जिसको कहेंगे वो है 2 रोज, तो 2 लिख दिया। कॉलम कितने हैं 2, तो 2 लिख दिया। सो ऑर्डर क्या बनेगा 2 बाय 2, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाता है। आगे चलते हैं। सो मेरे पास रोज देखें कितनी है 1 एंड 1, तो होगी 2। सो रोज आ गई 2, कॉलम देखें 1 2 एंड 3, तो 3 कॉलम्स, तो ऑर्डर क्या बनेगा m बाय n, रो पहले कॉलम बाद में, आंसर आ जाएगा। एज इट इज फिफ्थ पार्ट में रोज देखें 1 2 एंड 3, तो 3 रोज, कॉलम्स कितने हैं 1 ये और 1 ये, तो हो गए 2। सो ऑर्डर बना रो 3 कॉलम 2, तो 3 बाय 2 ऑर्डर आ चुका है। लास्ट वन में देखें, सो ऐसा मैट्रिक्स में मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट है, सो इसमें रो भी एक है कॉलम भी सिर्फ एक है, तो रो भी एक कॉलम भी एक, तो ऑर्डर क्या बना 1 बाय 1। होप स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एज इट इज इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सोल्व करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो इसमें क्या कौन से मैट्रिक्स इक्वल है, इसमें से 6 मेरे पास में मैट्रिक्स दिए हैं। अब मुझे इक्वल मैट्रिक्स की डिफाइन आपने रीड करनी है। इक्वल मैट्रिक्स कहता है कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज एंड देयर ऑर्डर आर सेम। अगर उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम हो। अब ऑर्डर तो हमें पता है कि भाई रोज और कॉलम्स की तादाद होती है, और कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज क्या होती हैं कि आमने सामने वाली एंट्रीज। और जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 मैट्रिक्स थे, सबसे पहले मैं ऑर्डर देखता हूँ कि कौन से मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो इसका ऑर्डर देखिए 2 रोज 2 कॉलम, तो 2 बाय 2 था, तो मैंने नोट किया इसका 2 बाय 2 नहीं बन सकता क्योंकि प्लस हो रहा है, तो ये सिर्फ एक कॉलम रह गया है। रोज यहाँ पे मेरे पास 2 ही है लेकिन कॉलम सिर्फ एक है। इसमें देखिए मेरे पास 2 रोज 2 कॉलम, तो ये एफ वाले का ऑर्डर 2 बाय 2 है। तो मैंने लिखा कि भाई सिंस आपने तो दिया ए की वैल्यू ये वाला मैट्रिक्स है और एफ की वैल्यू है 3 - 3 3 3 + 1 एंड 3। सो दैट्स मींस क्या बचा 0 3 3 + 1 होगा 4 एंड 1। सो देखें ऑर्डर क्या है 2 बाय 2, यहाँ पे ऑर्डर क्या है 2 रोज 2 कॉलम। अब कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज देखें, पहली एंट्री क्या है 0, उसकी पहली 0, इसकी दूसरी क्या है 3, इसकी दूसरी भी 3, इसकी 4 और इसकी भी 4 1 एंड ये भी 1। तो इनको कहते हैं कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज जो बिल्कुल आमने सामने हो। सो कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है, तो मैंने लिख दिया मैट्रिक्स ए एंड एफ हैज सेम ऑर्डर एंड देयर कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर आल्सो इक्वल। अगर सेम है तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। सो मैंने लिख दिया ए एंड एफ आर इक्वल मैट्रिक्स, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट भी एज इट इज। बी में देखे 2 रोज 1 कॉलम, तो 2 रोज 1 कॉलम डी का है। सब देखते हैं कि इक्वल भी है या नहीं। सो मैंने डी को लिखा 5 एंड 4 प्लस किया तो आया 9, -8 + 1 किया तो आया -7। तो देखें फर्स्ट एंट्री 9 सेम है, -7 सेम है, ऑर्डर भी सेम है। सो बी एंड डी भी सेम ऑर्डर और इनके कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी इक्वल है, इसका मतलब ये भी मैट्रिक्स क्या हो गए इक्वल मैट्रिक्स हो गए। एज इट इज मेरे पास थर्ड पार्ट देखें, इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, तो ई वाले में भी 3 रोज 2 कॉलम है, इनको इकट्ठा लिखा और इसको थोड़ा सोच गया तो 2 3 6 2 में से गया 1 2 2 4 4 + 4 8। सो मेरे पास जो मैट्रिक्स बना देखें बिल्कुल सेम है, इसका मतलब इनका ऑर्डर सेम था 3 बाय 2, इसका भी 3 बाय 2। दूसरी चीज एंट्री पहली भी सेम दूसरी भी सेम और बाकी सारी भी सेम है, इसका मतलब मैट्रिक्स सी एंड ई हैज सेम ऑर्डर एंड द कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब सी और ई दोनों मैट्रिक्स क्या हैं इक्वल मैट्रिक्स हैं। होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं।
सो क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल, मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया गया, दरमियान में इक्वल का निशान, एक दूसरा मैट्रिक्स है, उसने कहा ए बी सी एंड डी की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो सिंपल, अगर दो मैट्रिक्स के दरमियान में इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। सो इनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी फिर बराबर होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे किया है। इसका मतलब है कि मैं पहले वाली एंट्री को पहले से कंपेयर कर सकता हूँ और दूसरी वाली एंट्री को दूसरी से, और इसी तरह से नीचे बॉटम वाले को पहले से इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे कि बाय कंपैरिजन ऑन बोथ साइड या बाय कंपेयरिंग बोथ मैट्रिसेस। सो मैंने सबसे पहले लिखा a प्लस 2 किसके इक्वल 5 के। सो लिखते हैं a प्लस 2 इज इक्वल 5। सो देखिए मैंने a की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ से a की वैल्यू 4 में आ जाएगी, क्या आएगी a इज इक्वल 5 माइनस 2। सो a इज इक्वल क्या आ गया 3 एज इट इज। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट वैल्यू, तो c माइनस 3 इज इक्वल किसके 8 के। तो -3 दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा +3। सो 8 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 11। सो ये मेरे पास सी का भी आंसर आ गया एज इट इज। अगर आपके पास स्पेस हो तो आप आगे कर लेंगे, तो आप नीचे भी कर सकते हैं। सो b माइनस 1 किसके इक्वल रखेंगे, सो b माइनस 1 रखेंगे आप इक्वल 6 के। सो मैंने लिखा b माइनस 1 इज इक्वल 6। सो -1 इधर आगे हो जाएगा +1। सो आंसर क्या आ गया b इज इक्वल 7 एज इट इज। दूसरी साइड पे भी अब मेरे पास d प्लस 4 इज इक्वल किसके 4 के। सो हम 4 को अगर दूसरी तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4। सो d की वैल्यू क्या आ गई 0। सो मेरे पास देखें a b c और d चारों आंसर्स आ चुके हैं। इसके साथ ये वाला सवाल हमारा हो गया मुकम्मल। अब इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हमारे पास सेम दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। उसने कहा फाइंड x एंड y। तो सेम हमने कहा कि सेम से मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं और वो इक्वल है, इसका मतलब है इनके तमाम के तमाम कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी क्या होंगी इक्वल ही होंगी। इसका मतलब है कि मेरे पास ये फर्स्ट एंट्री की इक्वल रखी जा सकती है, दूसरी वाली एंट्री की इक्वल। और आप नोट करें यहाँ 4 इज इक्वल 4 है, तो यहाँ पे मेरे पास x और y नहीं निकाला जा सकता। तो ये ट्रू है तो हम इसको बस लेंगे दिस इज ट्रू, यहाँ से वैल्यू कोई नहीं निकल सकती। 7 देखेंगे तो 7 के इक्वल होता है और 5 y के इक्वल, तो इन सब को एक दूसरे के बराबर रखते हैं। सो मैंने हेडिंग ऐड कर दी कि सिंस मैट्रिक्स आर इक्वल सो देयर एंट्रीज मस्ट बी इक्वल। सो मेरे पास सबसे पहली वाली लिखेंगे क्या आएगी 2x प्लस 1 विल बी इक्वल टू किसके 9 के। सो दूसरी साइड में मैं लिखता हूँ 7। किस साइड में देखें, अगर आप 4 इक्वल 4 देखो तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 4 से कोई आंसर तो निकलने वाले नहीं और ये ट्रू है। 7 इक्वल 7 होता है, मैं लास्ट में लिखता हूँ 5 किसके इक्वल लिख सकते हैं y के। सो मैंने लिख दिया 5 इज इक्वल y। सो जैसे ही मैंने ये 5 इज इक्वल y लिखा, सो यही मेरे पास y का आंसर आ चुका है। और इस साइड मुझे सोल्व करना पड़ेगा x के लिए। सो आई सोल्व करके 2x इज इक्वल 9 माइनस 1। सो 2x इज इक्वल आ गया 8, 9 में से 1 गया 8। सो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, उन बोथ साइड तो 2 से डिवाइड करवाते हैं। सो 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, तो x की वैल्यू क्या हुई 4। सो मेरे पास x का भी आंसर आ चुका है और y का भी आंसर आ चुका है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बाय कंपैरिजन की भी हेडिंग ऐड कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, दोनों के दरमियान में इक्वल है। उसमें क्या फाइंड a b एंड c एंड d। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले मैट्रिक्स एज इट इज लिख दी और कंडीशन ये भी है कि सिंस मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब तमाम एंट्रीज एक दूसरे के बराबर रखी जा सकती हैं। अभी मैं तमाम को बराबर रखता हूँ। सो देखें फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के बराबर और सेकंड के। सो मैं यहाँ लिखा a प्लस बी इक्वल्स किसके 10 के, a प्लस बी 10, तो दूसरा 2d माइनस 1 किसके इक्वल 5 के। सो आप चाहें तो आप इसको नाम भी ले सकते हैं कि भाई इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज। आप इसी के नीचे आप इसको पकड़ लें 3b प्लस 2 किसके इक्वल 11 के और 4 किसके इक्वल अगले टर्म यानी c के। तो मैं इसको भी लिख रहा हूँ 3b प्लस 2 इज इक्वल 11 एंड 4 किसके इक्वल लिखा लेगा c के। नहीं, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर आ गई अपना 3 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। और ये देखें आप नोट करेंगे तो ऑलरेडी वैल्यू बन चुकी है, तो c का एक आंसर आ चुका है। अब मैंने बाकी तमाम इक्वेशन से a b c d निकाल देना, a b एंड d निकाल देना। सो मेरे पास एक वैल्यू मौजूद है, तो आसानी से आप देखें c किस में मौजूद है, c किसी में भी नहीं है, लेकिन यहाँ से देखें d की वैल्यू लिखी जा सकती है। सो मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय, यानी आपने इन चारों को बाय रख के एक दूसरे के सामने रख के आपने स्टार्ट कर दिया इक्वेशन बार बार पकड़ के बाय इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 2 को मैं पकड़ रहा हूँ। सो इक्वेशन 2 क्या है 2d माइनस 1 इज इक्वल 5 है, तो d की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो 2d इज इक्वल 5 माइनस उधर जाके प्लस 1, 2d इज इक्वल हो जाएगा 6 के 2 से डिवाइड कराएंगे तो d इज इक्वल 6/2, 2 3 6, तो d की वैल्यू क्या आ गई 3। ले जी d का भी आंसर निकला। अब मेरे पास दो आंसर मौजूद है, d का भी और c का भी, दो आंसर मौजूद है। सो अब मैंने यहाँ से वैल्यू निकाले। अब यहाँ पे मैंने नोट किया b भी आसानी से निकल सकता है। सो मैं b को भी सोल्व करता हूँ, तो मैं यहीं पर आके सोल्व कर रहा हूँ।
बाय इक्वेशन 3। सो इक्वेशन नंबर 3 के मुताबिक मेरे पास पड़ा हुआ है 3b प्लस 2 इज इक्वल 11। 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2। 11 में से 2 माइनस के क्या बचा 9। डिवाइड किसे कराएंगे 3 से, तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 9 ओवर 3। 3 3 9, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3। लेंगे b का भी आंसर आ चुका है। अब मेरे पास कौन कौन सा आंसर है b c b d एंड c, तो क्या रहेगा सिर्फ a रहेगा। सो इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ लेते हैं। सो बाय इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन नंबर 1 है a प्लस b इज इक्वल 10, और मेरे पास अब a निकालना है तो b नहीं है, लेकिन b मैंने निकाल लिया। यहाँ पे देखिए 3 है, सो मैंने रेफरेंस दिया कि b तो मैं निकाल चुका और उसकी वैल्यू क्या आई है 3 थी। रेफरेंस ऐड कर दिया कि b की वैल्यू 3 है, तो मैं b के जगह क्या पुट कर सकता हूँ 3 को। सो 3 आ गया और 3 उधर जाके क्या हो जाएगा -3। सो 10 में से 3 गए क्या आ गया 7। सो मेरे पास a का भी आंसर आ चुका है। इसके साथ ये वाला सवाल भी मुकम्मल हो चुका है। अब इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। एज इट इज मेरे पास जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है सेम वही काम। हम जानते हैं कि मेरे पास मैट्रिक्स इक्वल है दोनों, तो इनके कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी क्या होंगी इक्वल ही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं वही काम सेम, जैसे फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के इक्वल रखेंगे। सो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा p प्लस क्यू विल बी इक्वल टू आएगा 6k। अब यहाँ पे मेरे पास आंसर नहीं निकल रहा, तो मैं इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एज इट इज अगर मैं 5 को 5 के कोरिस्पोंडिंग इक्वल रखता भी हूँ तो मेरे पास में फायदा नहीं होने वाला। बस हमें पता है कि 5 5 के बराबर है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू बस। एज इट इज 11 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से कोई वैल्यू नहीं निकलने वाली, बस स्टेटमेंट ट्रू है, दैट इज इट। सो लास्ट को लास्ट के इक्वल रखते हैं। सो मेरे पास वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ p माइनस 2q इज इक्वल है 0 के, तो ये आगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए मेरे पास दो ही क्वेश्चन हैं, तो मैं इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए अब p और q की वैल्यू निकालूंगा जैसे फिशर निकालते आए हैं। सो नोट करें यहाँ पे आप चाहें तो p की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दें, या फिर सिमिलटेनियसली जैसे सोल्व करते रहे दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा के भी कर सकते हैं। सो मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दूँ। देखिए मेरे पास p और यहाँ पे p है ना, तो अगर माइनस करवाऊंगा तो मेरे पास पूरा आंसर आ जाएगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। स्टेटमेंट ऐड करते हैं मैंने। अब मैं लिखूंगा पहले इक्वेशन नंबर 1 विच इज p प्लस q इज इक्वल 6। अब a माइनस 2q इज इक्वल 0। मैंने कहा है कि मैं क्या करने लगा हूँ सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ। जब सब्ट्रैक्ट कहते हैं तो साइन कर देते हैं नीचे और चेंज, ये चेंज हो गया साइन। सो मेरे पास देखें p से p कैंसिल आउट हो गया, सो q और ये प्लस 2q, तो टोटल कितने q हो गए 3q हो गए इज इक्वल 0 प्लस और माइनस फर्क नहीं पड़ता, तो 6 ऊपर रहा एज इट इज। सो मेरे पास बचा 3q इज इक्वल 6, तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि मेरे पास आ जाएगा q इज इक्वल 6 ओवर 3, यानी 3 1 3 3 2 6। तो q का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे लिख रहा हूँ, q का आंसर आ रहा है मेरे पास 2। ले एक आंसर आ चुका है। ये जो आंसर है इन दो क्वेश्चंस की वजह से है, तो किसी एक में पुट कर दें। सो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही पुट कर देता हूँ। सो मैंने लिखा पुटिंग वैल्यू इन क्वेश्चन नंबर 1। सो मैंने लिख दिया पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन नंबर 1 है p प्लस q इज इक्वल 6। आप चाहें तो यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। सो q की वैल्यू हमने भी निकाली, कितनी आई है 2, तो मैंने रेफरेंस देख के भाई q तो मेरे पास 2 निकल आया है। सो मैं यहाँ पे q की जगह पे क्या लिखूंगा 2। सो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2। सो p का आंसर आ गया 4। इसके साथ हमारे क्वेश्चन भी मुकम्मल होता है, इसके साथ हमारी मशक मुकम्मल होती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपके इन तमाम सवालों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।